हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 जिसमें दिया गया है रासायनिक आपंद और आणविक संरचना के बारे में। तो आज हम लोग को पढ़ना है 11th का चैप्टर 4 जिसमें दिया है चैप्टर 4 में रासायनिक आपंद व आणविक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका परिचय या फिर इंट्रोडक्शन। तो रासायनिक आपंद हम लोग अभी तक तत्वों के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हुए आए हैं और परमाणु से ही अणु का निर्माण होता है। तो जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो अष्टक पूर्ण करके स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जो परमाणु रहता है वो आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो जो अणु बनता है, जैसे ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, तो ये दोनों आपस में संयोग करेंगे और एक ठो अणु का निर्माण करेंगे। तो इस परमाणु को और इस परमाणु को आपस में बांधने के लिए, अगर ये आपस में नहीं बंधे रहेंगे तो इधर उधर कहीं भी गति कर सकेगा, ये भी कहीं भी गति कर सकेंगे। लेकिन इन दोनों को आपस में बांधने के लिए एक बंध की आवश्यकता होती है, जो दो अलग अलग परमाणुओं को या फिर दो से अधिक परमाणुओं को आपस में बांध करके अणु का निर्माण करता है। तो वही जो बंध है वही कहलाता है रासायनिक आबंध। तो जो यहाँ पे लिखा है रासायनिक आबंधन, तो जो बंध है वो परमाणुओं को आपस में बांधे रखते हैं और अणु के रूप में उनको स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो वह जो बंध है वो कई प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। तो जो परमाणु रहेंगे उससे अणु का निर्माण होगा। तो दो परमाणु मिलकर भी अणु बना सकते हैं, या फिर तीन परमाणु मिलकर के अणु बनाएंगे, या फिर बहुत सारे परमाणु मिलकर के भी अणु का निर्माण कर सकते हैं। तो इस आधार पे परमाणुओं को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो जो सबसे पहले आता है वो है समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु। तो समनाभिकीय कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार की, जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है तो एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन से मिलकर के जब अणु बनाएगा तो वो समनाभिकीय कहलाएगा। माने एक ही प्रकार के नाभिक दोनों में पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों परमाणु एक ही परमाणु हैं। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो समनाभिकीय रहता है उसमें आता है H2O2 N2 Cl2। इस प्रकार से जो अणु रहेंगे इसमें देखो दो ठो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन है तो ये क्या कहलाएगा? द्विपरमाणुविक कहलाएगा। जब एक ही प्रकार के समान आयन, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए ये समनाभिकीय भी है। ये सब समनाभिकीय कहलाएंगे, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन है, इसमें दो नाइट्रोजन है और इसमें दो क्लोरीन है। तो इसमें दो ठो क्लोरीन ही है, इसमें दो ठो नाइट्रोजन है, इसमें दो ठो ऑक्सीजन है, इसमें दो ठो हाइड्रोजन है। तो ये समनाभिकीय कहलाएंगे। और इसमें दो ठो हाइड्रोजन है तो ये द्विपरमाणुविक कहलाएगा। तो ये सब उदाहरण है समनाभिकीय द्विपरमाणुविक अणु की। उसके बाद हम लोग देखते हैं समनाभिकीय तो रहेगा, लेकिन परमाणु की संख्या दो से ज्यादा रहेगी। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो जब दो से ज्यादा परमाणु रहेंगे किसी अणु में तो उसको बोलेंगे बहुपरमाणुविक। दो से अधिक माने उसको बहु माने बहुत ज्यादा या बहुत अधिक, तो कहलाएगा बहुपरमाणुविक। लेकिन उसमें जो एक ही प्रकार के जब उसमें भी परमाणु पाए जाएंगे तो वो भी कहलाएगा समनाभिकीय। और एक से अधिक परमाणु है तो समनाभिकीय बहुपरमाणुविक कहलाएगा ये अणु। तो इसमें P4 है तो फास्फोरस का 4 ठो फास्फोरस मिल करके एक अणु बना रहे हैं। तो इसमें 4 फास्फोरस है तो फास्फोरस एक ही प्रकार का है,
तो ये समनाभिकीय, और 4 ठो है तो ये कहलाएगा समनाभिकीय चतुष्परमाणु या फिर बहुपरमाणु। ये सल्फर है, सल्फर का 8 ठो सल्फर जब आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो S8 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सल्फर में 8 ठो सल्फर आपस में जुड़ करके एसिड बना रहे हैं, तो ये भी बहुपरमाणविक और समनाभिकीय का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो आता है, अगर एक ही प्रकार के परमाणु आपस में नहीं जुड़ेंगे तो एक प्रकार का परमाणु किसी और परमाणु से जुड़ करके बंध बनाएगा और अणु का निर्माण करेगा, तो वो कहलाएंगे विषम नाभिकीय। क्योंकि अलग अलग परमाणु लेंगे तो दोनों का नाभिक अलग अलग होगा और दोनों जुड़ेंगे तो वो कहलाएंगे विषम नाभिकीय। तो ये भी द्विपरमाणु हो सकते हैं, माने कि एक परमाणु और 2 परमाणु दोनों अलग अलग हैं फिर भी बंध बनाएंगे तो ये कहलाएगा द्विपरमाणु। उसी प्रकार से 2 से अधिक अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ करके जब बंध बनाएंगे तो वो कहलाएंगे बहुनाभिकीय या फिर विषम नाभिकीय बहु अणु, बहुपरमाणुविक अणु। तो उदाहरण देखते हैं, तो H और Cl, H एक ठो परमाणु है, Cl एक परमाणु है, ये दोनों मिलके HCl बनाए। यहाँ पे H और F, तो H एक ठो परमाणु है, F एक परमाणु है, यहाँ पे कार्बन एक परमाणु है, ऑक्सीजन एक परमाणु है, ये दोनों अलग अलग हुए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हैं ये दोनों, लेकिन इसमें परमाणुओं की संख्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो ये कहलाएगा विषम नाभिकीय द्विपरमाणुविक अणु। उसके बाद देखते हैं कि अलग अलग परमाणु रहेंगे और उनका नाभिक अलग अलग रहेगा लेकिन उनकी संख्या 2 से ज़्यादा होगी तो वो कहलाएगा विषम नाभिकीय बहुपरमाणुविक अणु। तो ये हो गया, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 और 1 4 परमाणु है तो ये बहुपरमाणुविक है और अलग अलग नाभिक है तो विषम नाभिकीय। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और H2O बनाया तो ये भी है विषम नाभिकीय बहुपरमाणुविक। इसमें 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 टोटल यहाँ पे परमाणु है लेकिन कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है तो ये भी हो जाएगा विषम नाभिकीय बहुपरमाणुविक अणु। तो इस प्रकार से अणुओं को विभाजित किया गया है। उसके बाद जो अणु था उनकी संरचना को व्यक्त करने के लिए और परमाणु में जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी संख्या को दर्शाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए और उन्होंने बताया कि जो परमाणु हैं वो किस प्रकार से अणु का निर्माण करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन की सहभागिता किस प्रकार से होगी। तो अपने अपने मतानुसार 4-5 वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। तो उसमें था सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था कोसेल लुईस का सिद्धांत। तो इन्होंने रासायनिक आबंध के पक्ष में अपना सिद्धांत दिया था। जो दूसरा सिद्धांत था उसको हम लोग बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी शॉर्ट फॉर्म है, अगर उसको फुल रूप में बोलें, पूरा रूप में बोलें तो वो कहलाता है संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है VSEPR या वेस्पर थ्योरी। तीसरा सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT। चौथा सिद्धांत आता है आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर MOT। ये हो गया सिद्धांत जो दिया गया था। अब इन सिद्धांतों के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है कि सिद्धांत का उदाहरण, उसमें क्या क्या नियम है, कैसे परमाणु से अणु बनता है, उनकी ज्यामिति क्या होगी, उनके बंध कोण क्या होंगे, उनकी संरचना क्या होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक आबंध का कोसेल लुईस सिद्धांत।
तो जो कोसेल लुईस थे, इन्होंने, लुईस और कोसेल दो साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने सन 1916 में अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपना नियम दे दिया, सिद्धांत दे दिया। उसके बाद जो लैंगम्यूर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि यह जो सिद्धांत है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित था। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होने के कारण इस सिद्धांत को संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जब एग्जाम में पूछे कोसेल लुईस सिद्धांत या फिर संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो इसी सिद्धांत को लिखना है, जिसको सन 1916 में कोसेल और लुईस ने दिया था। तो इस सिद्धांत में जो इसके मुख्य बातें थी, उसमें बताया गया कि जो परमाणु रहता है, उसमें परमाणु के बीच में नाभिक रहता है और नाभिक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको मिलाकर कर्नेल बोलते हैं। माने कि यह है कोई परमाणु है, ये इसका आउटर ऑर्बिटल है, बाहर का आउटर है, ये परमाणु का ये बाहर का है, और ये नाभिक है। तो नाभिक और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उन सबको मिलाकर कर्नेल बोला जाता था। और इसके बाहर में, इसके आउटर ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे उसको बोला जाता था संयोजकता इलेक्ट्रॉन, या फिर संयोजी कक्षक बोलते थे, या संयोजी कोष बोलते थे बाहरी कक्षक को। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता था उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। यह था इनका सिद्धांत। तो इन्होंने बताया कि जो भी उत्कृष्ट गैस हैं, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब हैं, इनका आउटर ऑर्बिटल अष्टकपूर्ण रहता है। माने कि पूरे कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे हुए रहते हैं। तो यह जो है इनका स्थायी विन्यास पाया जाता है, इसलिए वो अणु का निर्माण नहीं करेंगे जो अक्रिय गैस है वो। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो अक्रिय गैस हैं वो स्थायी रहते हैं, इसलिए उनका अणु नहीं बनता है। जैसे हीलियम का कोई अणु नहीं मिलेगा, नियान का भी अणु नहीं बनता है, क्रिप्टॉन का नहीं बनता है, लेकिन जीनान कभी कभी बनाता है अणु। तो ये सब हैं। तो जो परमाणु रहेंगे वो आपस में संयोग करते हैं और अणु बनाते हैं। तो अणु बनाएंगे तो संयोग क्यों करेंगे और कैसे बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन माइंड में आता है कि संयोग करते हैं तो क्यों करते हैं और संयोग करने का कारण क्या है। तो इसको इस सिद्धांत में बताया गया, सिद्धांत के अनुसार, कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करना चाहता है। माने कि जो बाह्यतम कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो वह परमाणु स्थायी हो जाएगा या फिर स्टेबल हो जाएगा और कभी भी उसको क्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में ही स्टेबल या स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। तो हर परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ही संयोग करता है, रासायनिक संयोग करता है, अन्य परमाणुओं से संयोग करता है और अणु का निर्माण करता है। तो जो संयोजकता कक्ष का अष्टक पूर्ण करने के लिए, या फिर जो हीलियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से स्थायी रहता है। तो अगर s कक्षक है तो अपना द्विक पूर्ण करेगा, माने कि s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। और अगर p और s मिलाकर आउटर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो वहाँ पे अपना अष्टक पूर्ण करेगा और स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ही ये संयोग करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया। उसके बाद जो रासायनिक संयोग करते हैं तो उसमें जो संयोग करेंगे तो एक परमाणु 2 परमाणु दोनों आपस में संयोग करेंगे तो दोनों के बीच कई प्रकार से बंध का निर्माण होता है।
तो इस बंध में अगर ये परमाणु और इस परमाणु दोनों की प्रकृति पे जो बंध है उसका प्रकार निर्भर करेगा। तो बंध जो रहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार में सबसे पहले आता है जो परमाणु है, उसमें पहला परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा अगर ये इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का है। तो दूसरा परमाणु क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो एक परमाणु विद्युत धनी रहेगा और एक विद्युत ऋणी रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो दोनों के बीच जो बंध बनेगा वो कहलाएगा विद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें इधर से निकलेगा और इसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएगा विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो विद्युत संयोजी संयोजकता कहलाएगा। और यहाँ पे विद्युत संयोजी या आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो बंध का पहला प्रकार है आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध, जो एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने और दूसरे परमाणु द्वारा उस इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण बनता है। और इसे आयनिक बंध भी कहते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इसमें धन आवेश आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसमें ऋण आवेश आ जाएगा। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच जो बंध बनेगा वो कहलाएगा आयनिक बंध। अब दूसरा देखते हैं। ये तो था परमाणुओं की प्रकृति जब क्या थी, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रकृति थी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति थी, तब आयनिक बंध बना। अब दूसरा प्रकार देखते हैं तो उसमें आता है सहसंयोजी बंध। तो जो सहसंयोजी बंध है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता है और ये भी दान नहीं करेगा, ऐसी स्थिति कब आती है, जब इसका कक्षक आधा से ज़्यादा भरा हो, माने अष्टक पूर्ण करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 4 उसका आधा होगा, 8 का आधा। तो जब इसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे हो या 4 इलेक्ट्रॉन भरे और इसमें भी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसमें 4 है तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। या फिर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों को दान कर देंगे तो जो बचेगा वो अष्टक पूर्ण वाला रहेगा। तो पूरा इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन दान करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो और 4 लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों परमाणु या 2 से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा और दोनों के बीच जो बंध बनेगा वो साझेदारी द्वारा बनता है, इसलिए कहलाता है सहसंयोजी बंध। तो जो सहसंयोजी बंध है उसमें इसका 4 इलेक्ट्रॉन और इसका 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो दोनों के ये जो बंध है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और यहाँ पे ये सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ये हो गया सहसंयोजक बंध। उसके बाद जो तीसरा बंध है वो आता है उप सहसंयोजी बंध। तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन दान करने से आयनिक बंध बना, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बना। अब तीसरा देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक परमाणु दान करेगा और दूसरा परमाणु उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। तो इन दोनों के बीच जो बंध का निर्माण होगा वो कहलाएगा उप सहसंयोजक बंध। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने
और दूसरे के ग्रहण करने से दोनों के बीच जो बंध बनता है वो कहलाता है उप सहसंयोजी बंध। तो इस प्रकार 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं जो कि रासायनिक आबंध के प्रकार हैं। अब देखेंगे कि जो लुईस था और कोसेल था, उन्होंने लुईस प्रतीक के द्वारा परमाणुओं को अभिव्यक्त करने के लिए संकेत, जिसको बोला जाता है लुईस संकेत या फिर लुईस डॉट प्रतीक या फिर लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतीक। तो इसमें जो वैज्ञानिक थे G.N. लुईस, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणुओं को व्यक्त करने का लुईस का सिद्धांत दिया, जिसमें डॉट डॉट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जाता था, इसलिए उसको बोला गया इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतीक। आइए देखते हैं कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, ये सब परमाणु हैं। इसमें लिथियम के जो आउटर ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, हर परमाणु के आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको डॉट के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतीक या फिर लुईस प्रतीक। तो ये था लिथियम। तो लिथियम में आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो लिथियम में 1 डॉट लगाया गया। बेरिलियम के आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पे 2 डॉट लगा। बोरान के आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 1, तो इसका आउटर ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2, तो इसमें 2 डॉट लगा है। इसका होता है 2 और 3, तो इसमें 3 डॉट है आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने के लिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4, तो इस चारों इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे 4 डॉट लगाया गया है। यह था लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आते हैं कि इसमें इसका महत्व। तो इसमें डॉट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, और अगर जो संयोजकता होती है, इन परमाणुओं की संयोजकता इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर रहेगी जब इसका मान 4 या फिर 4 से कम रहेगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम की संयोजकता हो जाएगी 1, इसमें 2 डॉट है तो इसकी संयोजकता 2, इसमें 3 डॉट है तो इसकी संयोजकता 3, इसमें 4 डॉट है तो इसकी संयोजकता 4। लेकिन जब 4 से अधिक हो जाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहर में, तो इसकी संयोजकता का मान 5 नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है बाहर में। तो हम लोग संयोजकता में पढ़े थे कि जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको 8 में से माइनस करके संयोजकता निकालते हैं। तो इस 5 को 8 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो नाइट्रोजन की संयोजकता का मान 3 होगा। उसके बाद ऑक्सीजन आता है तो उसमें 6 रहता है बाहर में, तो 6 को 8 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ऑक्सीजन की संयोजकता का मान 2 होगा। तो इस प्रकार से डॉट द्वारा संयोजकता का निर्धारण भी किया जा सकता है। यह था। अब देखेंगे आणिक बंध या फिर विद्युत संयोजी बंध। तो अभी पढ़े आणिक बंध के बारे में, कैसे बनेगा। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता रहेगा, दान करेगा, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। दोनों के बीच धन आयन और ऋण आयन के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनेगा कहलाएगा आणिक बंध। तो अगर परिभाषा के रूप में देखें तो दो विपरीत आयन, एक है धन आयन एक है ऋण आयन, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसमें धन आवेश है इसमें ऋण आवेश है। तो दो विपरीत आयनों के बीच लगने वाले इसके बीच जो बंध बनता है तो इसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। दो विपरीत आवेश या दो विपरीत आयनों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल को विद्युत संयोजी बंध बोलेंगे। दो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच
जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा इस बल को बोलेंगे विद्युत संयोजी बंध या फिर आणिक बंध। तो किसी भी तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने के इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करेगा? इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये अष्टक पूर्ण करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को कई बार देख चुके हैं इसलिए उसको नहीं बता रही हूँ, ऐसे बता दिया जा रहा है। जो सोडियम है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2, 8 और 1। आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम प्लस आयन बनाता है। और क्लोरीन के आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करके क्लोराइड आयन बनाता है। तो सोडियम और क्लोराइड का प्लस आयन सोडियम का और माइनस आयन क्लोराइड के आपस में जुड़ करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं और दोनों का अष्टक पूर्ण रहता है, जो कि आणिक बंध का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे आणिक बंध का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। यहाँ पे सबसे पहले जो देखना रहता है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 2, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और बचा हुआ 2 आखिरी अंतिम कक्षक में। तो बाहरी कक्षक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको लुई डॉट के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन लुई डॉट के रूप में इसको प्रदर्शित किया। अब इसमें जुड़ा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसको डॉट के द्वारा 6 ठो डॉट इसमें भी दर्शाया गया है। 2 और 6 ये हुआ। अब दोनों में देखते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और कौन ग्रहण करेगा। तो इसमें देखो 2 और 8 है और 2 है, तो अगर इन दोनों को दान कर देगा तो क्या बचेगा, 2 और 8 बचेगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेगा तो भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा मैग्नीशियम को, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए या डोनेट करने के लिए, अपने से बाहर डोनेट करने के लिए कम एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ये डोनेट कर देगा और 2, 8 बचेगा, तो इसका अष्टक यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। 2 और 8 बच के इसमें देखते हैं तो 2 और 6 है, तो 6 है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर 6 इलेक्ट्रॉन को दान भी कर देता है तो भी इसका 2 बचेगा, तो ये एस कक्षक है, तो ये भी द्विपूर्ण हो जाएगा। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। इसकी तुलना में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो कम एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन को अपने में ले पाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, आसानी से दान करेगा और ये आसानी से उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसलिए इसको दिखाया गया है कि पहला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर के यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आए हैं, तो इसका 6 था तो इसका 8 पूरा हो गया। और इसमें ये दोनों, अब इधर देखेंगे तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है तो इसमें 2 धन आवेश आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आ गया इसमें। और ऑक्सीजन है 2 और 6 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, और 2 और 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 डॉट बना दिया गया ये। और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो उस पर ऋण आवेश आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज लग गया। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम का भी अष्टक पूर्ण है और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण है।
तो इस प्रकार से MgO का फॉर्मेशन आयनिक बंध द्वारा होता है। इसी प्रकार आयनिक बंध द्वारा कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 AlF3 इन सब का भी फॉर्मेशन बुक में दिया गया है, जिसको देख लेंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि जो आयनिक बंध है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आयनिक बंध को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो है आयनन विभव। आयनन विभव माने कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको बोलते हैं आयनन विभव। तो यहाँ पे जो बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा यहाँ पे लगेगी वो होगा आयनन विभव। तो आयनन विभव का मान कम होगा तो कम ऊर्जा देकर के आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनन विभव आयनिक बंध को प्रभावित करता है। तो आयनिक बंध बनने के लिए आयनन विभव का मान कम होना चाहिए, माने कम ऊर्जा खर्चा करके अगर बंध बन जाए तो जल्दी बंध बनेगा। तो आयनन विभव का मान कम होना चाहिए, पहला। दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता माने कि इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की क्षमता। तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो नया इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो नए इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन बंध बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी रहेगी? ऋण आवेशित परमाणु की। आयनन ऊर्जा किसका होगा? धन आवेशित का, क्योंकि मैग्नीशियम धन आवेशित बन रहा है। तो मैग्नीशियम आयनन विभव के द्वारा धन आवेशित बनता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण ऋण आवेशित बनता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता माने आसानी से बंध बना लेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होना चाहिए जिससे आसानी से बंध बन सके। तो दूसरा कारक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए जिससे प्रबल बंध का निर्माण हो सके। अब तीसरा देखते हैं ऋण विद्युतता। तो ऋण विद्युतता में इसमें देखते हैं ऋण विद्युतता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो दोनों परमाणु की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, माने एक को इलेक्ट्रॉन दान करने वाला होना चाहिए तो दूसरा को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तो एक की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और दूसरे की विद्युत ऋणात्मकता कम होनी चाहिए तभी आयनिक बंध बनेगा। अगर विद्युत ऋणात्मकता का मान समान होगा तो फिर सहसंयोजी बंध बन जाएगा, आयनिक बंध नहीं बनेगा। तो दोनों में अंतर है। दो परमाणु लेंगे, उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी आयनिक बंध बनेगा। जो चौथा है वो कहलाता है जालक ऊर्जा। तो जो जालक ऊर्जा है वो है आयनिक यौगिक ठोस रूप में रहेंगे। ठोस रूप में जो भी आयनिक यौगिक रहता है या फिर गैसीय रूप में रहता है तो उनके लिए भी 1 मोल आयनिक यौगिक के निर्माण होने में जो भी ऊर्जा मुक्त होती है उसकी जालक ऊर्जा कहलाएगी, या फिर 1 मोल आयनिक यौगिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में जो ऊर्जा आवश्यक होगी वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाएगी। तो जो आयनिक क्रिस्टल रहेंगे, धन आयन और ऋण आयन में इनके क्रिस्टल बनाएंगे आयनिक क्रिस्टल, तो इसको बनाने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी या बनने के बाद इसमें से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो इसकी जालक ऊर्जा कहलाएगी। जालक माने कि इसको बांध के रखने वाली ऊर्जा। तो जो ऊर्जा इसको अगर देना पड़े तो देंगे या फिर उत्सर्जित होगी तो उत्सर्जित होगी। तो आयनिक यौगिक में उसके अवयवी कण, इसके अवयव क्या है? एक धन आयन है, एक ऋण आयन है। तो दोनों अवयवों को आपस में बांध के रखने वाला जो आयनिक यौगिक बनता है उसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाएगी। या फिर पहले से बना हुआ है आयनिक यौगिक तो इसमें धन आयन भी है, ऋण आयन भी है, तो इस आयनिक यौगिक को धन आयन और ऋण आयन में अलग अलग तोड़ने के लिए या फिर पृथक करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी वो कहलाएगी जालक ऊर्जा। तो जो जालक ऊर्जा है वह
धन आयन और ऋण आयन के मिलने से जालक के बनने से मुक्त होती है या फिर जालक को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पे जो जालक ऊर्जा है उसको 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये धन आयन के रूप में है और ये ऋण आयन के रूप में है, तो यहाँ पे MgO बना, तो यहाँ भी जालक ऊर्जा को U से प्रदर्शित करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए भी यहाँ जालक ऊर्जा उत्पन्न होगी या उत्सर्जित होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसको U से प्रदर्शित करेंगे। या फिर यहाँ पे प्लस जालक ऊर्जा करके भी यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इधर लिखते हैं। तो जो M है, M प्लस आयन प्लस A माइनस आयन, तो इधर जो बनेगा वो बन जाएगा A में बनेगा, तो M में प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है प्लस। यहाँ पे क्या मुक्त होगा? जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा यहाँ से मुक्त होती है, या फिर इसको U से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ धन आयन और ऋण आयन के मिलने से आयनिक क्रिस्टल बनेगा, वहाँ पे जालक ऊर्जा मुक्त होगी, तो मुक्त होगी तो U का मान ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि मुक्त होगी तो इसकी आंतरिक ऊर्जा के मान में कमी होगी, तभी यह मुक्त होगी। कोई चीज निकलेगा तो इसके मान में कमी होगा, तो कमी होगी, इसलिए जालक ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा और इसका मान माइनस में आता है, जिसको U से प्रदर्शित करेंगे। या फिर जालक ऊर्जा को डेल एल एच से भी प्रदर्शित करेंगे, जो कि लैटिस एंथैल्पी कहलाता है। एच है एंथैल्पी, एल है लैटिस और डेल है परिवर्तन, तो लैटिस एंथैल्पी या फिर जालक ऊर्जा बोलते हैं उसी को। तो जो जालक ऊर्जा का मान है वो प्रभावित करता है 2-3 कारकों पे। तो पहला है आयन का आकार। आयन का आकार छोटा होगा तो जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा रहता है, क्योंकि छोटे होने के कारण उसमें ज़्यादा आयनिक आवेश पाया जाएगा, तो ज़्यादा प्रबलता से बंधे रहेंगे। तो प्रबलता से बंधे रहेंगे तो तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। तो आयनों का आकार छोटा होगा तो जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। दूसरा है उसमें उपस्थित आवेश। आवेश अगर ज़्यादा आवेश पाया जाएगा, धन आवेश में ज़्यादा आवेश रहेगा, इसमें उच्च आवेश रहेगा, तो दोनों के उच्च आवेश के कारण बहुत प्रबल बंध बन जाएगा और इसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी जो इसकी जालक ऊर्जा होगी। तो जितना ज़्यादा आवेश होगा जालक ऊर्जा का मान भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार जालक ऊर्जा पे उसके आवेश और आकार का प्रभाव पड़ता है परमाणुओं के या आयनों के ही बोलेंगे, क्योंकि ये आयनिक आवेश के लिए, आयनिक यौगिक के लिए है। अब जो जालक ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना चाहिए, क्योंकि वो उत्सर्जित होने वाली है, और जालक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जब आयनन ऊर्जा के मान से ज़्यादा होता है तभी ऊर्जा मुक्त होगी और आयनिक यौगिक का निर्माण होगा या आयनिक बनेगा। माने जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो आयनिक यौगिक बनेगा, और आयनन ऊर्जा का मान कम होना चाहिए जालक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान से। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें विद्युत संयोजी यौगिकों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है।